अरे माइक ऑफ है। तो अब तक जितना भी मतलब क्लासेस चले हैं इससे पहले के, तो मतलब पहले जैसे हम लैपटॉप पे चला रहे थे, सारे नोट्स बनवा रहे थे, अभी तक नोट्स बनवाया नहीं गया। नोट्स की स्टार्टिंग की जाएगी, नोट्स बनवाएंगे हम। 2-3 दिन में देखते हैं, जब सारे अरेंजमेंट्स हो पाते हैं तो नोट्स बनाना शुरू कर देंगे। और इस चैप्टर के एक भी नोट्स नहीं बने, सारे बस सबका सब टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स का काम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल में 2-3 दिन और इसी तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम बस टॉपिक्स मतलब टॉपिक्स ही बताते हैं। टॉपिक्स में चैप्टर 5 की हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 हमने मेंडल के 3 नियम, जितने भी जेनेटिक्स के टर्म मतलब टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी, उसको पढ़ा है। उसको पढ़ने के साथ हमें मतलब 12th में डार्विन और लेमार्क के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि 10th में पढ़ना होता था ऑन द बेसिस ऑफ 10th सिलेबस, हमें पढ़ना होता था वो सारी चीजें। बट 12th में हमें वो सारी चीजें अब दोबारा नहीं पढ़नी, तो उसको अभी हम छोड़ रखे हैं, ठीक है। देखते हैं, मतलब अगर किसी दिन साइड में अगर कुछ पढ़ाना हो तो लेमार्क का और डार्विन का नियम भी हम मतलब जो भी उन्होंने सिद्धांत दिए थे जिन भी चीजों पे, उनको जरूर बताएंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ एक म्यूटेशन का सिद्धांत, क्योंकि म्यूटेशन थ्योरी दिया हुआ है 12th के साइड बुक में अच्छे से, 12th का और एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा दिख रहा है, तो हमें म्यूटेशन थ्योरी के बारे में पढ़ना होता है। तो आज हम म्यूटेशन थ्योरी, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और कुछ ऐसे टर्म्स की बात करेंगे, जिससे मतलब जो कि जेनेटिकली रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 5 से जेनेटिक्स से रिलेटेड है, और उन्हीं के बारे में हमें आज कंप्लीटली डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। और कल का टॉपिक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लास्ट के लेक्चर की बात नहीं करें, लास्ट के लेक्चर की बात मतलब स्पीड बोलने की बहुत फास्ट है, और बाद में जब हम अपने वीडियो को जब खुद ही सुन रहे थे तो ऐसा लगा कि नहीं, हम कुछ ज्यादा स्पीड में बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्लियरली। तो मे भी आज मतलब जो जिन लोगों को हैबिट नहीं है, जो लोग पहले का पढ़े नहीं, उन लोगों को तो समझ में नहीं आया, बट ओवरऑल सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और कल का जो टॉपिक था उसमें जो ड्रोन हम बताया था, ड्रोन 100% क्लियर मेल को ही बोला जाता है। हम थोड़ा सा डाउट में, हमने कहा था हमें इसका डाउट है, लेकिन वो सही था, ठीक है। एक क्वीन होती है, एक ड्रोन होता है, एक वर्कर होते हैं। 3 कैटेगरीज होती है, जिनको हिंदी में रानी, नर तथा वर्कर यानी श्रमिक वर्ग कहा जाता है। उनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब आनुवांशिक विकार, ठीक है। हम आनुवांशिक विकार पे ही पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें हम जो रिटेन नोट्स होगा उसको हम बहुत मतलब कुछ लिखवा के आप लोग को ज्यादा नहीं बताने वाले हैं, कि नहीं मतलब जैसे हमेशा पहले पढ़ाते हैं पूरा बोर्ड भर जाता है, वैसा कुछ नहीं करने वाले। बट मतलब ओरली लेक्चर बहुत ज्यादा देने वाले हैं, और कोशिश करेंगे कि जो मतलब हमारी लेक्चर, ज्यादातर लोग कमेंट यही करते हैं कि स्पीड जो रहती है वो बहुत फास्ट रहती है बोलने की। तो ठीक है, आज हम कंप्लीटली कोशिश करते रहेंगे साथ में, कि जहां तक हम जितना स्लो बोल सकते हैं, जितना इजीली लैंग्वेज में आपको समझा सकते हैं, उतना आपको समझाएंगे, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब आनुवांशिक विकार, जिसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर में अब तक जो हमने पढ़ा था वो जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी थी, जिसमें हमने हाइब्रिड्स के बारे में पढ़ा था, और डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड के बारे में पढ़ा था। ट्राई हाइब्रिड के आप लोग हम इक्वेशन दिए थे, मे बी आप लोग में से कुछ लोग सॉल्व किए होंगे या फिर कुछ लोग सॉल्व नहीं किए होंगे। ट्राई हाइब्रिड का इक्वेशन आपके सिलेबस में है, बट एज अ साइड नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज हमने दिया था, उसको आप लोग बेटरली सॉल्व किए होंगे। ह्यूमन, बर्ड और बीज तीनों में सेक्स डिटरमिनेशन बताया गया था, लिंग निर्धारण बताया गया था कि ह्यूमन में कैसे होता है, ऑटोसोम्स कितने होते हैं, एलोसोम्स कितने होते हैं। बर्ड्स में फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन कौन रिस्पांसिबल होता है, मेल होता है या फिर फीमेल होता है। बीज में कैसे होता है, बीज में 3 कैटेगरी होती है, मेल होता है और क्वीन होती है, मतलब क्वीन, ड्रोन एंड वर्कर। तो तीनों में कैसे होता है, ये सारी चीजें बताई गई थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? क्योंकि देखा जाए आज का जो जनरेशन चल रहा है, आज के जनरेशन में कंप्लीटली म्यूटेशन और म्यूटेंट्स जैसे शब्दों पे बहुत हद तक ध्यान दिया जाता है। तो इट मींस टू से दैट म्यूटेशन के बारे में किसी ने तो सबसे पहले बताया होगा, ठीक है। तो म्यूटेशन की थ्योरी जो थी वो ह्यूगो डी व्रिज के द्वारा सन 1901 में दी गई, ठीक है। म्यूटेशन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रिज इन 1901, ठीक है। ये पॉइंट टू नोट डाउन, ये थोड़ा सा लिखने वाली चीज है, ठीक है। अब अगर इसके बाद बात करते हैं, तो म्यूटेशन की थ्योरी में जो ये हमारे ह्यूगो डी व्रिज है, उन्होंने एवनी एवनी प्रिमरोज
नामक पादप यानी नामक पौधे पे अपना सबसे पहले परीक्षण किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया, मतलब उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया था कि म्यूटेशन क्या होता है। अब हम म्यूटेशन को अपने मॉडर्न लैंग्वेज और इजी लैंग्वेज समझते हैं कि म्यूटेशन होता है क्या। तो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न लैंग्वेज अगर हम कहें म्यूटेशन क्या होता है, दैट्स अ सडन चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म। इट मींस टू से दैट in a variation means a sudden variation which appear from in a single generation at a sudden time, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि in Mendel we are studying about a generation changes from one generation to another generation। मेंडल के नियम में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाले बदलावों को हम पढ़ रहे थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी बदलावों को ही मतलब हम लोग आनुवांशिक बदलाव कहते हैं या फिर जेनेटिक चेंजेस कहते हैं, ठीक है। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी हो रहा है। अगर किसी पीढ़ी में अचानक से कोई परिवर्तन आया, देन दोस चेंजेस कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है। उन परिवर्तनों को हम क्या कहेंगे, उत्परिवर्तन कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, suppose as a normal person has a 10 fingers in their hand, 5 in each and 5 in each, okay, and as you listen that many people have 6 fingers, 5 fingers, that's normal, but they have another finger behind their we can say that thumb, as we can take example of Hrithik Roshan, okay. Hrithik Roshan have a another finger and another thumb, and he always try to hide that thumb. Hrithik Roshan has a 6 fingers in his hand, means he's not a normal person medically, he is a mutant, he is a mutant, ठीक है, not an, he is a mutant। वो क्या एक प्रकार का म्यूटेंट है। ऋतिक रोशन एक नॉर्मल पर्सन में नहीं लिया जाएगा, अगर उसको मेडिकली एयरफोर्स और नेवी में जाना होगा तो वो नहीं जा सकता है, वो म्यूटेंट है, उसको अलग कर दिया जाएगा। देन दैट्स द क्वालिटी, ठीक है। म्यूटेशन एक इतना छोटा चेंजेस भी हो सकता है। म्यूटेशन आल्सो मतलब म्यूटेशन कैन आल्सो बी हार्मफुल, म्यूटेशन कैन आल्सो बी बेनिफिशियल। और अब तक की सबसे ज्यादा जो साइंस है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, वो सबसे ज्यादा वर्क करी म्यूटेशन पे, और ये म्यूटेशन मतलब 1900 से शुरू हुआ है और अब तक चले आ रहा है। और 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है म्यूटेशन ड्रोसोफिला पे। ड्रोसोफिला क्या है, एक फ्रूट फ्लाई मतलब फल मक्खी, ठीक है। ड्रोसोफिला के बारे में हमें कंप्लीटली पढ़ना है, और जो उस पे म्यूटेशन बताएगा था सन 1909 में, वो टीएच मॉर्गन के द्वारा बताया गया, ठीक है। तो टीएच मॉर्गन ने 1909 में ड्रोसोफिला जो कि एक फल मक्खी है, उस पे म्यूटेशन थ्योरी का मतलब म्यूटेशन को ट्राई किया था, म्यूटेशन थ्योरी को मतलब पॉसिबल किया था, उस पे स्टडी किया था। नाउ थोड़ा सा म्यूटेशन का और एग्जांपल अच्छा है, तो इसको बेटर स्टडी करते हैं, ठीक है। म्यूटेशन मींस अ सडन चेंज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यदि कोई आकस्मिक या अचानक से कोई परिवर्तन आता है, देन दैट्स कॉल्ड म्यूटेशन। उसे हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। And the first one offspring of that mutant is called the pure form, ठीक है। जैसे हमने कहा एक नॉर्मल दंपत्ति है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल कपल से, एक नॉर्मल पति पत्नी है, उनके जो उसका जो बच्चा हुआ, उस बच्चे के 2 हाथ होने की जगह 3 हाथ हो गए, या फिर 2 हाथ होने की जगह 1 हाथ कम हो गया, एंड दैट्स नॉट अ क्रोमोसोमल एब्रिविएशन, दैट्स अकर ड्यू टू एनी रेडिएशंस, मतलब म्यूटेशन के पीछे बहुत से सिद्धांत काम करते हैं, बहुत से थ्योरीज काम करते हैं, बहुत सी मतलब रीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हिरोशिमा और नागासाकी की बात करें तो वहां पर एटम बम गिरा था, तो जो एटॉमिक रेस हैं, जो एटॉमिक किरणें हैं, वो सारा जिस प्रकार कोशिकाओं को विभेदित की, तो उस प्रकार जेनेटिकली उनमें डिसऑर्डर उत्पन्न हुए, उनके अंदर धीरे धीरे जो मतलब परिवर्तन उत्पन्न हुए, वो क्या है, वो मतलब अचानक हुए परिवर्तन है। उनकी जो पूरी जनरेशन थी वो सामान्य आ रही थी, और उसके बाद की जो जनरेशन आई उसमें कोई मतलब किसी के कान टेढ़े है, किसी का हाथ टेढ़ा है, कोई किसी के आंख नहीं है, तो किसी की नाक टेढ़ी है, तो वहां हिरोशिमा और नागासाकी के लोग जो थे वो डिसेबल्ड पैदा होते थे, और उनको क्या कहा जाता, म्यूटेंट कहा जाता था। तो दैट्स अ नेगेटिव इफेक्ट ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव, or it can be also मतलब it can artificially created or it can be naturally found. For example, we have seen in a lot of movies, हमने बहुत सी मूवीज में देखा है कि एक बिजली गिरी तो किसी के अंदर कोई पावर आ गई, ठीक है, और मतलब कहीं कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, फैक्ट्री में कोई ब्लास्ट हुआ, तो किसी के अंदर कोई अलग पावर आ गई। तो वो जो भी पावर आई, जो भी सडन चेंज आया किसी जनरेशन में या फिर किसी व्यक्ति में, कोई है तो बार बार राक्षस बन सकता है और नॉर्मल पर्सन बन सकता है, उसके क्रोमोसोम्स में ऐसे चेंजेस आए, या फिर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा बड़े बड़े हेयर्स हुए पूरे बॉडी पे। तो ये सारे जो भी चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, दोस ऑल चेंजेस इज द रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन। ये सारे जो भी बदलाव हैं, ये म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन का ही परिणाम।
तो आई होप अब आप लोग को परिवर्तन यानी म्यूटेशन क्या है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। म्यूटेशन कैन बी म्यूटेशन इज नॉट सर्टेन, म्यूटेशन कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल। म्यूटेशन जो है वो निश्चित नहीं है, उत्परिवर्तन जो है किसी व्यक्ति में निश्चित नहीं है, वो ज्यादातर क्या कह सकते हैं फायदेमंद भी हो सकता है या फिर हानिकारक भी हो सकता है, ठीक है। द मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन प्रैक्टिकल्स इज डन ऑन द रैट इन लैब्स, ठीक है। सबसे ज्यादा जो म्यूटेशन की थ्योरी है वो चूहों पे अप्लाई की गई लैबों में, ठीक है। और म्यूटेशन कैन बी अपीयर इन अ सिंगल ऑर्गन और इन अ सिंगल बॉडी और इन अ डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। इट मींस टू से दैट म्यूटेशन किसी एक अंग में हो सकता है, फॉर एग्जांपल 6 थम्स। और म्यूटेशन कैन अपीयर इन अ होल बॉडी, संपूर्ण शरीर पे अगर पूरे बाल हैं, वो कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या फिर उनके अंदर कोई हार्मोनल चेंज है, देन दैट्स आल्सो कॉल्ड अ म्यूटेशन। ऐसे हमने YouTube पे बहुत से केसेस सुने हैं, ठीक है। और उसके साथ वो मतलब और भी अगर कोई चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल 4 हाथ का होना या फिर 2 सिर का निकलना, तो दैट्स नॉट एबनॉर्मल, मतलब एबनॉर्मलिटीज, उसको एबनॉर्मलिटीज नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा, उसको म्यूटेशन कहा जाएगा, ठीक है। और म्यूटेशन क्या ना अगर नेचुरली, म्यूटेशन प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है एंड कैन बी ऑर्गेनाइज्ड आर्टिफिशियली, मतलब उसको कृत्रिम रूप से मनुष्यों द्वारा, साइंटिस्टों द्वारा लैब में परफॉर्म भी किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो म्यूटेशन होता या फिर कितने रीजंस नॉर्मली अगर देख लिया जाए कॉमनली स्टडी के बेसिस पे, तो हमें क्या-क्या चीज का ध्यान देना था। म्यूटेशन डेफिनेशन को हमने साइंटिफिक बेसिस पे बताया जाए तो अ सडन चेंज इन जनरेशन, किसी पीढ़ी में कोई आकस्मिक परिवर्तन आया, देन दैट्स अ कॉल्ड अ म्यूटेशन। अपनी भाषा में अगर हमको जो समझना है म्यूटेशन, उसको हम अपनी भाषा में भी समझ सकते हैं, ठीक है। अपनी भाषा में म्यूटेशन को समझने का मतलब क्या है कि मतलब कोई अचानक से परिवर्तन आ गया, वो परिवर्तन हार्मफुल हो सकता है, बेनिफिट होता है, तो मतलब वो सारे जो भी हम अपने हिसाब से समझना चाहते हैं म्यूटेशन, आप अपने हिसाब से समझिए। एंड जो डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन तो हमने आपको बता दी कि डेफिनेशन क्या होगी, तो डेफिनेशन हो गया और म्यूटेशन के बारे में हो गया। और ह्यूगो डेवी ने 1901 में सबसे पहले एवनी प्रिमरोज पे म्यूटेशन के बारे में अध्ययन किया था और उन्होंने ही म्यूटेशन थ्योरी यानी म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था। देन दैट्स ऑल अनदर थिंग। उसके बाद 12th के बेसिस पे 12th बुक के अकॉर्डिंग हमें टीएस मॉर्गन द्वारा 1909 में स्टडी किए गए ड्रोसोफिला जो कि एक फ्रूट पाई, उसमें जो हमने स्टडी किया था उसको हमें पढ़ना है, जिसको हम आगे यानी कल या फिर परसों के क्लासेस में पढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी नोट्स नहीं बन रहे हैं तो सारे क्लासेस प्रॉपर्ली चल नहीं पा रहे। अगर नोट्स बनाना होता तो नोट्स के अकॉर्डिंग जैसे ऐसे क्लासेस चलाते वैसे बेटर होता। अब हमें नोट्स बनवाना होगा तो हम स्टार्ट करेंगे मेंडल के फर्स्ट नियम या फिर टर्मिनोलॉजी से हमें शुरू करना पड़ेगा, तो वहां से फिर थोड़ी बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम अभी इन सारी चीजों को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट करेंगे जब नोट्स बनाते हुए चलेंगे, तब उसमें का कोई भी टॉपिक नहीं छूटा रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें हो सकता है कुछ मेंडल के जो अलग से सिंबल्स दिए हुए हैं या फिर कुछ अलग कोई टॉपिक बीच में से गैप हो सकता है जिसको हम लास्ट में पढ़ाएं, तो नोट्स न होने के कारण हो रहा है, ठीक है। नोट्स हमको बनवाना है, उसके लिए थोड़ा सा मतलब लैपटॉप में प्रॉब्लम चल रही है, बैटरी से काम नहीं कर रही, तो इसलिए, ठीक। तो अब बात करते हैं म्यूटेशन के रीजंस की कि म्यूटेशन किन किन कारणों से हो सकता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। स्पीड ज्यादा तेज नहीं हो रही है, हम मतलब कोशिश तो कर रहे हैं कि आप लोगों को बेटरली ज्यादा इजी लैंग्वेज में समझा सके, ठीक है। अब बात करते हैं रीजंस। तो reasons can be varied from place to place and from situations, ठीक है। पहली situations यदि placement of genomatic variations और genomatic chromosomes, means to say that कहने का मतलब ये है कि अभी अभी हमने complete chromosomal aberrations को पढ़ा है in the मतलब law of Mendel and in the sex determination। क्या पढ़ा है कि total number of chromosomes कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा, 44 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। और 2 क्या होते हैं, यदि मेल है तो, या फिर एक्स और एक्स यदि फीमेल है तो ये क्या होते हैं, एलोसोम होते हैं, ठीक है। हमने यही पढ़ा था ऑटोसोम और एलोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अब ये जो क्रोमोसोम्स है या फिर ये जो क्रोमोसोम्स है, जो ऑटोसोम्स है, इनमें क्या होता है, ये दैट्स आर रिस्पांसिबल फॉर द मतलब बॉडी फॉर्मेशन। तो इनमें सेट्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब अब सेट्स की लैंग्वेज को हम इतना डिटेल में, क्योंकि 12th के अकॉर्डिंग पढ़ाना है तो सेट्स की लैंग्वेज को इतना डिटेल में नहीं समझा सकते, तो हम एक इजी लैंग्वेज यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है, 46 है। 1 2 3 4 5 6। कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस मतलब और सूत्र डालकर 23 गुणसूत्र जाएंगे,
ठीक, 23 में से हम एक 23 को उठा के यहाँ पर हम 23 में से सिर्फ 10 का गिनती लिख रहे हैं, ठीक है, 6 7 8 9 10। ओके, आई होप आप लोग को इजी लैंग्वेज में हम बताया, समझ में आएगा। ठीक है, ये मान ले रहे हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, ये हम मान ले रहे हैं राइट हैंड है। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रोमोसोम्स में से 23 क्रोमोसोम्स थे, 23 में से हमने सिर्फ 5 को उठाया। ठीक है, हमने 23 में से सिर्फ 5 को उठाया, और 5 को उठाने के बाद उसमें हमने क्या किया कि हमने उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई। ठीक है, उनमें क्या है कि जो नंबर 1 क्रोमोसोम्स है वो लेफ्ट हैंड को फॉर्मेशन कर रहा है, जो नंबर 2 क्रोमोसोम्स है वो राइट हैंड का फॉर्मेशन कर रहा है, थर्ड वाला चेस्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, फोर्थ आईज का एंड फिफ्थ ईयर्स का। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ सर्टेन क्रोमोसोम्स बताया, हम सर्टेन क्रोमोसोम्स के वर्क को बताया कि एक क्या कर रहा है, हाथ का निर्माण कर रहा है, एक क्या कर रहा है, पैर का निर्माण कर रहा है, एक क्या कर रहा है, राइट का, लेफ्ट का। तो इसके अंदर सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट्स के अंदर कुछ न्यूमेरिकल डीएनए होते हैं, और उन न्यूमेरिकल डीएनए का कुछ एक स्पेसिफिक सर्टेन वर्क होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दें कि अब इनमें कोई त्रुटि होती है, त्रुटि होने का मतलब ये है कि इसमें 3 कंडीशन बनती है। क्या, एक 1 वाला रिप्लेस हो जाए, ठीक है, 1 वाला रिप्लेस हो जाए, रिप्लेस का मतलब ये 1 वाला किसी अन्य गुणसूत्र से रिप्लेस हो जाए, तो लेफ्ट हैंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। 1 वाला 2 कॉपी हो जाए, तो लेफ्ट हैंड के साथ अनदर छोटा सा हैंड, या फिर क्योंकि हार्मोनल एब्रिविएशन पूरे बॉडी में उसके लिए डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जैसे अगर हम क्या देखें, हमारी 6 उंगलियां और हार्मोन जो होते हैं वो एक एक नसें जो रहती है वो एक एक उंगलियों की रहती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो सेंसरी ऑर्गन से 5 उंगलियों के लिए भेजता है। तो ऐसे में जो छठी उंगली होती है वो कंट्रोल में नहीं आती, उसमें से जो पाइपलाइंस होती हैं, जो वेन्स होती हैं, जो आर्टरीज होती है, कंप्लीटली गई नहीं रहती, तो उनके जो कंट्रोल होते हैं वो इनबिल्ट नहीं होते हैं। उनको अलग से अगर बिल्ड किया जाए, उनको अलग से अगर कंट्रोल किया जाए तब वो कंट्रोल हो सकते हैं, बट वो इनबिल्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कह रहे हैं हमारे मोबाइल के अंदर कुछ मतलब सर्टेन फंक्शंस है तो वो डिफॉल्ट फंक्शंस होते हैं, अगर उनके साथ हम कुछ अलग फंक्शंस लेते हैं तो हमको उनको इंस्टॉल करना पड़ता है, वो डायरेक्टली काम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हमारी जो बॉडी है, तो हमारे बॉडी में जो सभी ऑर्गन्स हैं वो एक डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड फंक्शंस है, हम अलग से कोई फंक्शन इंस्टॉल नहीं कर सकते, अलग से कोई हमारा ऑर्गन नहीं बन सकता है, अलग से हमारा कोई छठी उंगली काम नहीं कर सकती है। पूरे माइंड में सिर्फ 5 ही उंगलियों के कमांड जाते हैं, 6 उंगलियों के कमांड नहीं जाते हैं। तो जो भी म्यूटेशन के दौरान जो ऑर्गन बने वो कंट्रोल हो भी सकते हैं, नहीं भी कंट्रोल हो सकते। अगर कंट्रोल हो सकते तो बेनिफिट है, 6 उंगली से पकड़ने में आसानी होगी, और अगर नहीं कंट्रोल हो सकता है दैट्स सम डिसयूज, मतलब कह सकते हैं डिसयूज ऑर्गन, उसका कोई, उस ऑर्गन का कोई यूज नहीं है, वो बेनिफिट नहीं हो सकता है। तो म्यूटेशन कैन बी बेनिफिट और नॉट। तो इससे एक चीज तो हमें समझ में आ रही है कि क्रोमोसोम रिप्लेस हो सकता है, क्रोमोसोम 2 कॉपी हो सकता है, फिर क्रोमोसोम गायब भी हो सकता है, और इसकी जगह पे कोई और क्रोमोसोम भी आ सकता है। तो जो भी कंडीशंस बनेगी, ठीक है, अगर क्रोमोसोम डबल होता है तो हाथ की जैसे 2 संरचनाएं बन जाएगी, काम एक करेगा एक नहीं काम करेगा, फिर प्रॉपर्ली दोनों काम कर सकते हैं अगर दोनों माइंड के सभी मतलब माइंड के न्यूरॉन मतलब न्यूरोमैटिक सिस्टम से कनेक्टेड रहेंगे, प्रॉपर्ली ब्लड वेस्कुलर होता रहेगा कंप्लीटली, उसके अंदर सारे सेल्स फॉर्मेशन होंगे, तब वो हाथ काम कर सकता है बेटरली, बट नॉट एट अ नॉर्मल स्टेज। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि हमारे जो गुणसूत्र होते हैं, हमारे जो गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाए जाते हैं, डीएनए के अंदर हमारे एंटीकोडॉन्स होते हैं, मतलब जो भी कोडॉन्स होते हैं वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन इजी लैंग्वेज कहा जाए तो 23 मतलब टोटल नंबर ऑफ 46 गुणसूत्र में से जो भी डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर कमांड होता है, कैसा कमांड होता है कि इस ऑर्गन को ऐसे बनाना है। और अगर डीएनए में कोई त्रुटि होती है, किसी गुणसूत्र में कोई त्रुटि होती, कोई भी एरर आता है, फॉर एग्जांपल जाहिर सी बात है मोबाइल के सॉफ्टवेयर में कोई एरर आएगा तो मोबाइल प्रॉपर्ली चलेगा नहीं, इसी तरह गुणसूत्र में कोई एरर आएगा तो गुणसूत्र के कोई फीचर गायब हो जाते हैं, तो इसी तरह बॉडी के कोई फीचर गायब हो जाएंगे, सेम है। ठीक है, ये ऐसे फंक्शंस करने की इसकी थ्योरी होती है कि ये जो भी इनके क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में देखा जाए तो इसको हायर लेवल पे स्टडी किया जाए तो उसको सेट्स बोला जाता है शॉर्टली, और अगर लॉन्ग में देखा जाए तो उसको सैटेलाइट बोला जाता है। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम से कई डीएनए होते हैं, ठीक है, सॉरी क्रोमोसोम्स में डीएनए फिक्स रहते हैं, ठीक है, और जो डीएनए रहते हैं उनके अंदर क्या होता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन की बॉन्डिंग्स रहती हैं।
ठीक है, और उनको बॉन्डिंग्स क्या कैरी करती है, जेनेटिक कोडॉन्स कैरी करती है, जेनेटिक नॉलेज कैरी करती है। हम कैसे जानते हैं कि भाई हम अपने माता पिता के बच्चे हैं, क्या कोडॉन रहता है, डीएनए कोडॉन रहता है, मींस पूरे बॉडी का फॉर्मेशन क्या कर रहा है, डीएनए कर रहा है, डीएनए के अंदर ही सारा डाटा फिक्स रहता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसको समझे तो मोबाइल का जो डाटा रहता है वो मोबाइल के स्टोरेज में रहता है, सेम है, डीएनए क्या है, एक स्टोरेज है, ठीक है, और डीएनए के अंदर क्या फिक्स्ड है, डाटा फिक्स्ड है, कैसा डाटा फिक्स्ड है, हमारे बॉडी के फॉर्मेशन का, ठीक है। अगर हम इस डाटा को कॉपी करके किसी और के डीएनए में मतलब कोई और भ्रूण है, क्योंकि आप लोग को चैप्टर नंबर 3 पढ़ा दिया गया तो आप लोग भ्रूण की अवस्थाओं को समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डीएनए के डाटा को कॉपी करके किसी अदर भ्रूण के डीएनए में रिप्लेस करते, रिप्लेस मतलब उसका डीएनए निकाले और इसका डीएनए डाल दे। ये फैसिलिटी अब आईवीएफ के द्वारा दी जा रही है। आईवीएफ के द्वारा दी जा रही का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि हम मतलब अगर कोई व्यक्ति स्पर्म प्रोड्यूस करने में एबल नहीं है, अगर कोई व्यक्ति शुक्राणु का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, किसी अन्य शुक्राणु को लेकर उसके डीएनए को निकाला जाएगा और इसके डीएनए से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ऐसे भी फीचर आ चुके हैं, मींस डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए अनुलेखन के और डीएनए रिप्लेसमेंट के भी सारे फीचर्स आज के साइंस में आ चुके हैं। तो ऐसे में जो हमारा मेन फीचर रहता है डीएनए का, वो क्या है, कैरी करता है, डाटा कैरी मतलब वो हमारे बॉडी के फॉर्मेशन की जो संपूर्ण इंफॉर्मेशन रहती है किसके पास रहती है, डीएनए के पास होती है। डीएनए कहां रहता है, क्रोमोसोम्स में रहता है। क्रोमोसोम्स की नंबरिंग कितने होते हैं, 22 प्लस एक्स या फिर वाई फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट मतलब एक अगर कोई फादर है तो फादर में से 22 प्लस एक्स या फिर वाई आएगा, और अगर मदर है तो मदर का फिक्स रहता है, मदर में से 22 प्लस एक्स ही आएगा, वाई का क्रोमोसोम्स मदर के पास नहीं होता है। then that's all a basic knowledge about the म्यूटेशन के पीछे ये सारे फैक्टर्स वर्क कर सकते हैं। दैट्स अ सिंगल वन, ये खाली एक फीचर है। अभी इसके साथ रेडियो एक्टिव, यूवी रेज, एबनॉर्मल हार्मोन केमिकल्स और जो भी अदर फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोग को डीएनए के डाटा और डीएनए के अकॉर्डिंग जो भी हमारे बॉडी के फॉर्मेशंस होते हैं, कैसे उनके अंदर सैटेलाइट्स होती है, मतलब हम ये जो चीज है ये हम एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ये एक हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक ठीक है। एग्जैक्टली हमें कंप्लीट डीएनए को खोल के उसके एक एक कोडॉन को लेके और वो कोडॉन का वर्क क्या है वो लेके चलेंगे तो एग्जैक्ट बताएंगे, और एग्जैक्ट 12th के सिलेबस में है और उसके लिए काफी हायर नॉलेज लेके चलनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है कई प्रकार के एंजाइम वर्क करते हैं, कई प्रकार के उसमें ट्रांसक्रिप्शंस होते हैं, डीएनए कॉपी हो रहा है तो डीएनए कॉपी के लिए हमने 11th का चैप्टर नंबर 10 का अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। उसके उसमें कौन कौन सा फेज आ रहा है, सिंथेसिस फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज और ग्रोथ फेज, तो ये सारे जो भी फेजेस होते हैं उनको स्टडी करना पड़ेगा। उसके बाद G1 G2 फेज आता है, गैप 1 गैप 2 फेज, ठीक है, उनको स्टडी करना पड़ेगा। जब वो सारे स्टडी करेंगे तब पता चलेगा डीएनए का मतलब कॉपीइंग कैसे होता है। जब डीएनए की कॉपीइंग समझ में आएगी तब पता चलेगा कि नहीं डीएनए में मतलब कोडॉन क्या चीज होते हैं और उसका फॉर्मेशन क्या होता है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा हायर लेवल पर ठीक है। सिंड्रोम्स होते हैं, हीमोफीलिया डिजीज होती है, और उसके बाद सिकल सेल एनीमिया एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस और फिनाइल कीटोनुरिया और उसके साथ थैलेसीमिया, मतलब कई जेनेटिक डिजीज होते हैं, कई आनुवंशिक रोग होते हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए 5 मिनट का ब्रेक है, ठीक है, और 5 मिनट के बाद ब्रेक के बाद हम दोबारा क्लास स्टार्ट करेंगे।
तो हमने क्रोमोसोमल एब्रिवेशन पढ़ा है, ठीक है। क्रोमोसोमल एब्रिवेशन के बाद अगर हम आगे लेके चलते हैं तो आगे क्या क्या मिलता है हमें, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, स्पेस रेज, यूवी रेज, उसके साथ हीट एब्नॉर्मलिटी, ठीक है। तो मतलब ये सभी म्यूटेशन ऑकर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब एक हम एग्जांपल लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, मतलब यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा के हम कर देते हैं 80 डिग्री सेल्सियस, मींस दैट्स अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर, ठीक है। अब अगर 80 डिग्री तापमान होगा तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे, हमारी जो मैक्सिमम सर्वाइवल कैपेसिटी है 48 टू 50 डिग्री सेल्सियस है। 48 टू 50 डिग्री सेल्सियस पे भी 2-4 लोग मरने लगते हैं। अब हमने कितना टेम्परेचर बढ़ाया है, 80 डिग्री सेल्सियस। तो 80 डिग्री सेल्सियस पे सारे लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत से मेल फंक्शंस होंगे, स्पर्म मैच्योरेशन के फंक्शन तो कंप्लीटली डिसेबल या फिर मेल फंक्शंस हो जाएंगे, मतलब वो कंप्लीटली एरर हो जाएंगे, उनके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। टेस्टिस वर्क करना बंद कर देंगे। इसके साथ कई अदर ऑर्गन्स भी अपनी रिस्पांसिबिलिटी को धीरे धीरे कम कर देंगे। बट जैसा कि देखा जाए कि अगर देखा जाएगा तो अगर जो ठंडे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं वो लोग गर्मी में गर्म प्रदेशों में जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, एक पोलर क्षेत्र पे रहने वाले जीव को सीधा रेगिस्तान में उठा के लाके रख देंगे। पोलर पे टेम्परेचर 0 या माइनस जाता है, रेगिस्तान पे टेम्परेचर 40 50 एबव जाता है, ठीक है। रेगिस्तान में टेम्परेचर 50 एबव जाता है। ऐसे में जो पोलर रीजन वाला एनिमल है वो रेगिस्तान में नहीं सर्वाइव कर पाएगा, वो वहीं का वहीं डाई कर जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है, ये एक एरर बन जाएगा। तो अगर हम क्या मतलब हीट अगर सिंपली देखा जाए तो अगर किसी एक रीजन से पर्सन की जो कैपेबिलिटी होती है उससे ज्यादा कुछ किया जाएगा तो कुछ पर्सन्स मर जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर सारे पोलर रीजन्स के एनिमल्स को लाके रेगिस्तान में रख देंगे कहीं पानी की जगह पे, तो वहां पर ज्यादातर एनिमल्स मर जाएंगे, बट कुछ सर्वाइवल्स बचते हैं, ठीक है। जो सर्वाइवल्स बचते हैं वो म्यूटेंट्स का रूप लेते हैं और उनके आने वाले जनरेशन उसके लिए कह सकते हैं उत्परिवर्तित हो चुके रहती है, तो वो म्यूटेंट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ का 48 मतलब अभी 42 डिग्री सेल्सियस करंट टेम्परेचर चल रहा है आज का, अगर इस टेम्परेचर को बढ़ा के 80 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो मेनी पीपल डाई, बहुत से लोग मर जाएंगे, बट सम पीपल में रिमेन एंड कैन सर्वाइव। कुछ पीपल जो रहेंगे वो बच जाएंगे, वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रेयर कंडीशंस पे सर्वाइव कर लेंगे, उनके अंदर कुछ रेयर चेंजेस आ जाएंगे, कुछ उनके अंदर मतलब कुछ उनके अंदर मेल फंक्शंस या एरर्स आ जाएंगे, लेकिन वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सर्वाइवल होते हैं वो म्यूटेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक जगह पे कोई चेंजेस लाना वो सर्वाइवल को बदल चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कह दे रहे हैं कि हम यहाँ पर यूवी रेज का बहुत ज्यादा संचार कर रहे हैं, ठीक है। अब यूवी रेज क्या करेंगे, हमारे सेल्स के अंदर घुस के हमको मतलब सबको डिसऑर्डर कर देंगे, सबको डिसेबल, कोई कैंसर से, कोई अन्य रोगों से पीड़ित हो जाएगा, किसी के अंदर का मतलब जो म्यूटेशन के पीछे जो सबसे बड़ा थ्योरी काम करता है उसमें ज्यादातर यूवी रेज रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर रेडियो एक्टिव रेज, या फिर एक्स रेज, ठीक है। एक्सरे अगर आप अपने बॉडी का 6 से 7 बार या फिर 8 बार एक्सरे कराते हैं तो आदमी में आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो एक्सरेज होती हैं वो बहुत ज्यादा क्रोमोसोम्स में परिवर्तन ला देती है, क्रोमोसोम्स डिसऑर्डर कर देती हैं। तो उससे जो भी मतलब जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया अपने बॉडी का मतलब हमारे अंदर कोई डिजीज था, हमने 5 से 6 बार या 7 बार या 8 बार एक्सरे करा दिया। अब जो एक्सरेज मतलब एक्स की जो किरणें होती हैं वो जाके कोशिका में, जैसे मतलब हम कह रहे हैं कि कोशिका की जो कोशिका झिल्ली होती है वो कोशिका में प्रवेश करने से पहले बहुत मतलब कोशिका झिल्ली से डायरेक्टली अंदर नहीं जा सकती, बट एक्सरेज होती हैं जो यूवी रेज जो होती हैं वो और रेडियो एक्टिव रेज होती हैं, ये किसी से पूछने वाली नहीं है, ठीक है। ये डायरेक्टली सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगी। इसीलिए जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो ऐसे में यूवी रेज डायरेक्टली पृथ्वी पे आ रही होती है। तो ऐसे में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, ठीक है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, फिर बच्चों को क्या कहा जाता है, फिर क्या क्या मतलब हिंदू प्रथाओं में क्या क्या है कि भाई आप लोग घर के अंदर ये गोबर से अपने दरवाजों को लीप दीजिए या फिर घर के अंदर बंद रहिए, ज्यादातर खुले आसमान में न। रीजन यूवी रेज डायरेक्टली पृथ्वी पे आ रही है। ऐसे में अगर कहीं हाथ कटा हुआ है या फिर कहीं पैर कटा हुआ है और कहीं सेल्स मल्टीप्लिकेशन होने वाली है, सेल्फ मल्टीप्लिकेशन कब होती है, भ्रूणावस्था में। जाहिर सी बात है जब तक भ्रूण का निर्माण होता रहेगा, एक माँ से बेबी का निर्माण होता रहेगा, तो बेबी का जब तक बनेगा तब तक उनमें कोशिका विभाजन होता रहेगा। तो ऐसे में यदि यूवी रेज प्रवेश कर गई, ऐसे में अगर यूवी रेज अंदर प्रवेश कर गई तो कोशिकाओं के विभाजन को अनियमित कर सकती है। अनियमित करने का मतलब क्या है कि या तो वो रोक सकती हैं या तो जरूरत से ज्यादा वो बढ़ा सकती हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता है जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी तो जो मतलब कोई जिस ऑर्गन में वो बढ़ाएंगे वो ऑर्गन जरूरत से ज्यादा डेवलप या फूल सकता है, और जरूरत से ज्यादा कम कर दी तो ऑर्गन ऑफ ऑर्गन कोई ना, देन that can be the reason for the mutation and mutation, okay, that can be the reason of mutation.
वो उत्परिवर्तन का कारण बन सकता है। देन ये तो हमें पता चला कि चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो होता है या फिर जो यूवी रेज डायरेक्टली आते हैं वो किस प्रकार अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2016, 17, 18 का एग्जांपल लेते हैं, अमेरिका का कैंसर के सबसे ज्यादा रिजल्ट देखे गए थे, वो भी स्किन कैंसर के ड्यू टू यूवी रेज। ठीक है, उसके साथ जितने भी भ्रूणीय माताएं थी उनके जो बच्चे थे वो डिसेबल पैदा हो रहे थे या फिर उनके अंदर कोई भी आनुवंशिक विकार होते, वो मेंटली डिसेबल रह रहे थे, मंदबुद्धि रह रहे थे, कई सिंड्रोम्स उनके अंदर नजर आते हैं। दैट्स ऑल द रीजन ऑफ यूवी रेज। तो यूवी रेज, एक्स रेज और जो हीट एब्नॉर्मलिटी होती है, उसके साथ हमने रेडियो एक्टिव रेज बताया है, क्योंकि इन सब का बेस्ट एग्जांपल है हिरोशिमा और नागासाकी। बार-बार आप एक्स रेज को मतलब अपने एक्सरे करवाते हैं अपने किसी भी ऑर्गन का, तो वो एक्सरे जो होती है हमारी कोशिकाओं को विभेदित करती है, वो रिजल्ट मेडिकल टेस्ट में सामने आ जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें बताती है कि हमारे अंदर क्रोमोसोमल एब्रिवेशंस इन सारे रीजन से होता है, और दैट कैन कॉज अ म्यूटेशन और दैट कैन बी द रीजन फॉर द म्यूटेंट। ठीक है, इन इजी लैंग्वेज, सीधी सीधी शब्दों में, ये सारे कारण बन सकते हैं म्यूटेशन के, मतलब उत्परिवर्तन के पीछे, और ये सारे उत्परिवर्तियों को पैदा कर सकते हैं। ठीक है, और वो उत्परिवर्ती फायदेमंद भी हो सकते हैं, हानिकारक भी हो सकते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखा जाए तो कुछ म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो कि आदमी में एक तरह से कहा जाता है उनको कि दैट्स काज अ boon as well as a curse। ठीक है, वो कुछ में आशीर्वाद की तरह भी होते हैं, कुछ में श्राप की तरह भी होते हैं। आशीर्वाद की तरफ का मतलब क्या है कि कुछ लोग का माइंड जरूरत से, मतलब कुछ लोग के अंदर क्रोमोसोमल एब्रिवेशन ऐसे हुए कि उनका माइंड जो है वो सामान्य व्यक्तियों से बहुत तीव्र गति में विकसित होता है और वर्क करता है। देन दैट्स कॉज अ, वो क्या है, एक म्यूटेशन का आशीर्वाद है, या फिर कह सकते हैं एक मतलब अच्छा रिजल्ट है, बेनिफिट। ठीक है, और एक जगह क्या हुआ कि म्यूटेशन में कोई चेंजेस आए तो आदमी है वो मंदबुद्धि बन गया, खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। हिरोशिमा और नागासाकी में 50 मतलब देखा जाए तो 1000 पर 50 लोग मंदबुद्धि भी होते हैं। अगर वहां पर उनका रिप्रोडक्शन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उनका जन्म हुआ है, तो रीजन क्या होता है, जो यूवी रेज है वो डायरेक्टली प्रवेश करके उनके डेवलपमेंट, उनके ग्रोथ को कंप्लीटली रोक दे रही है। यूवी रेज बोल रहे हैं, सॉरी, रेडियो एक्टिव रेज, पराबैंगनी, सॉरी, जो रेडियोधर्मी किरणें हैं जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम के कारण किसी को क्षतिग्रस्त किए हैं, वो ऐसा वर्क करती है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद एबनॉर्मल हार्मोन और केमिकल मैलफंक्शन। ठीक है, सॉरी, वेट अ सेकंड। ठीक है, तो अब हम बात करें किसके, एबनॉर्मल हार्मोन और केमिकल मैलफंक्शन के। ठीक है, आज हम कंप्लीटली लेक्चर ही देने वाले, कुछ ज्यादा लिखवाने वाले नहीं थे। कल मतलब 3-4 दिन से 5 दिन से थ्योरी का काफी ज्यादा लेक्चर मतलब चल रहा था, पूरा पूरा बोर्ड पे लिखवा रहे थे, बता रहे थे। तो हमने सोचा कि आज मतलब कंप्लीटली बायो से एकदम लेक्चर ही दे देते, कुछ लिखवाएंगे नहीं, वैसे भी नोट्स बनवाना है, सारी चीजें लिखवानी है। ठीक है, अब हम बात करें किसके, एबनॉर्मल हार्मोन और केमिकल मैलफंक्शंस। ठीक है, एबनॉर्मल हार्मोन्स एंड केमिकल मैलफंक्शंस के रिजल्ट बहुत ज्यादा आज के जमाने में देखे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज के जमाने में सबसे ज्यादा जो फैली हुई चीजें हैं वो क्या है, मेडिसिन के साथ जो भी हम लोग खान पान कर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा केमिकल्स मिले हुए हैं। देन दैट्स कॉज द disorder of hormones can cause many changes। फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं कि इंसुलिन की मात्रा घटती है, बढ़ती है, तो डायबिटीज और हाइपोग्लाइसीमिया रोग होता है। ठीक है, तो ये जो दोनों रोग हैं ये इंसुलिन के घटने और बढ़ने के कारण हो रहे हैं। ठीक है, तो डायबिटीज हो रहा है और जो हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। किस वजह से हो रहा है? शुगर की वजह से। आजकल के लोग मतलब पहले के टाइम में जो शुगर होता था वो केमिकली उतना ज्यादा रिफाइंड नहीं होता, मतलब केमिकल के द्वारा उसको चेंज नहीं किया जा सकता था, वो कम्प्लीटली गुड़ का बनता था, फिर डायरेक्टली करने का बनता था। आजकल जो भी चीनी खाता है तो सबसे पहले होता है वही चीनी की जगह गुड़ डाल के देते हैं, गुड़ ज्यादा मीठा है या फिर गुड़ ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं तो वो डायबिटीज के पीछे रीजन नहीं है, उससे शुगर हो ही नहीं सकता है। वही हम चीनी खा रहे हैं तो उससे रोग होता है, मींस केमिकल्स का ज्यादा हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, एंड दैट्स कॉजेज अ हार्मोनल मतलब हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं। तो हार्मोनल चेंजेस भी बहुत ज्यादा रिजल्ट होते हैं किसी के म्यूटेशन के पीछे। ठीक है, अब कह रहे हैं किसी में ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि आप लोगों ने ऐसे केसेस देखे हैं और ऐसे केसेस आपने न्यूज में बहुत ज्यादा पढ़े हैं कि किसी के अंदर ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा, जरूरत से पहले बढ़ गया। ठीक है, तो एक बच्चे का आपने बहुत मतलब अब से 4-5 साल पहले बच्चों के बारे में आपने सुना होगा, तो एक बच्चा था जो कि 10 साल का होते ही हमेशा खाता रहता था, उसको हमेशा भूख लगती रहती, तो उसका जो शरीर का विकास था वो सामान्य बच्चों की अपेक्षा बहुत अधिक था। वो था तो सिर्फ 10 साल का बच्चा, लेकिन वो एकदम मैच्योर लगता था, बड़ा लगता था, उसके शरीर का विकास बहुत तेज होता था, उसके अंदर हार्मोनल डिसेबिलिटी थी,
हार्मोन, मतलब उसके अंदर हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा वर्क कर रहे थे, जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट हमें देखने को मिला था। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक देखा गया है, दुनिया की सबसे छोटी लड़की, जो कि बहुत छोटी, एक छोटे से बच्चे के, मतलब 3 साल के बच्चे के हाइट जितनी है या फिर उससे भी छोटी है, और वो एक मैच्योर वुमेन, वो एक परिपक्व महिला है। उसका मतलब उसके बारे में मेंशन किया गया है गिनीज बुक ऑफ, मतलब जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक होती है गिनीज, उसमें मेंशन किया गया है कि ये जो लड़की दुनिया की, मतलब ये जो औरत है, ये जो महिला है, दुनिया की सबसे छोटी महिला और औरत है ड्वार्फिज्म में। then that's also a result of chromosomal aberration as well as hormonal malfunction। ठीक है, तो क्रोमोसोमल एप्लीकेशन, यदि क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन आता है या फिर कोई हार्मोनल चेंज होता है, then that can also cause disability or that can also cause mutation। Last, chemicals। ठीक है, केमिकल्स एज वेल एज आर्टिफिशियल म्यूटेशन। केमिकल्स और आर्टिफिशियल म्यूटेशन को, अगर आर्टिफिशियल म्यूटेशन की बात करें, जैसे केमिकल्स अगर जनरली किसी गलती से कोई खा लेता है या फिर गलती से कैसे केमिकल किसी के बॉडी में प्रवेश करके, देन दैट्स आल्सो कैन कॉज म्यूटेशन, वो अलग एक बात होती है। ठीक है, अगर उसको आर्टिफिशियली किया जाए, फॉर एग्जांपल एक चैम्बर में एक व्यक्ति को बंद कर दिया गया एक्सरेज के साथ पूरा, अब वो एक्सरेज उसके बॉडी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय सकती है, फिर उसके बॉडी के हर एक सेल्स को मार के उसके अंदर उसको एकदम सडन चेंज ला के कुछ अलग बना सकती है। ऐसे केसेस मूवीज में देखने को मिले और न्यूज में पढ़ने को मिले। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं। अब क्या कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति क्या केमिकल्स के एक कंटेनर में डूब के उसके अंदर उसके बॉडी में कुछ अलग चेंजेस आ गए, वो बॉडी जो है कम्प्लीटली कह सकते हैं अपने शेप को या फिर अपने कलर को चेंज कर सकती है। तो ऐसे कुछ जो एबिलिटी या फिर डिसएबिलिटी आते हैं, दैट कैन आल्सो कॉज अ म्यूटेशन। आर्टिफिशियल म्यूटेशन मतलब कृत्रिम रूप से मनुष्य के द्वारा कराया गया म्यूटेशन। तो मनुष्य के द्वारा म्यूटेशन मतलब जो साइंटिस्ट है भाई, साइंटिस्ट तो खुराफाती होते हैं, वो अपना प्रैक्टिकल उल्टा सीधा करते रहते हैं, बहुत से प्रैक्टिकल करते हैं चूहों वो। ठीक, तो अब उसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने किसी केमिकल की मात्रा किसी छोटे से चूहे में बढ़ा के देखी। अब उस चूहे के अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं, पॉजिटिव परिवर्तन है, नेगेटिव परिवर्तन है, कुछ देखा है। ठीक है, पॉजिटिव परिवर्तन है तो दैट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ वीपन। नेगेटिव इफेक्ट है तो दैट कैन आल्सो बी यूज्ड एज वीपन। और वो दोनों हथियार की तरह, एक पॉजिटिव वीपन की तरह खुद के टीम में, अगर जैसे कह रहे हैं कि वो चूहे में बहुत ज्यादा ग्रोथ करा दे रहा है, तो उसको 2-3 बार चूहे पे, 4 बार चूहों पे प्रैक्टिस किया गया, उसके बाद उनके रिजल्ट में कुछ चेंजेस लाए गए, फिर उनको प्रैक्टिस किया गया, तो ऐसे ऐसे करके एक वैक्सीन बनाई गई जो कि चूहों को अचानक से एक इंस्टेंट एनर्जी दे दे रही है, जिससे चूहे जो रह रहे हैं वो सामान्य गति से 10 गुना ज्यादा तेज और 10 गुना ज्यादा वर्क करने लग रहे हैं। ठीक है, तो अब उस पिल्स केमिकल्स को दवाई में परिवर्तित करके ह्यूमन पे टेस्ट किया जाएगा। एक दो ह्यूमन पे, 2-3 ह्यूमन पे टेस्ट किया गया। ह्यूमन भी वैसा ही कर रहे हैं, ह्यूमन भी मतलब जब उस पिल्स को खाए, इस पे कई ज्यादा मूवीज बन चुकी है। ठीक है, अब ह्यूमन क्या किया, उस पिल्स को जब खाए तो अब ह्यूमन क्या कर रहा है, कुछ टाइम के लिए या फिर कुछ 10 मिनट 20 मिनट लिए सामान्य व्यक्ति से ज्यादा ताकतवर और ज्यादा फास्ट काम कर रहा है, देन दैट्स कॉज अ पॉजिटिव इफेक्ट। अब हमने क्या किया, मतलब अब उन्होंने, अब इसका देखते हैं, तो वो क्या है, वो एक म्यूटेशन है। ठीक है, वो क्या है, म्यूटेंट। म्यूटेंट मतलब वो म्यूटेंट बन गए, उनके अंदर कोई अचानक परिवर्तन आ गया। ठीक है, तो एक लिमिटेड परिवर्तन नहीं, वो परिवर्तन हमेशा के लिए होगा। अभी हम यहाँ पे लिमिटेशन लगाए थे कि 10 मिनट 20 मिनट। ठीक है, तो उसको म्यूटेशन नहीं कहेंगे। म्यूटेशन किसको कहेंगे, जो परमानेंट चेंजेस लाते हैं, परमानेंट व्यक्ति वैसा ही बन जाए, तो वो म्यूटेशन हो जाएगा। अब नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो अब हम जो केमिकल थे उससे जो चूहा है, चूहे की ग्रोथ हो गई, मानसिक क्षमता हो गई, और दिमागी विकास हो गया। वो चूहा नॉर्मली जिंदा तो है, बट उसके अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो कम हो जाए, उसको एक कंट्री दूसरे कंट्री पे हथियार की तरह उसको नीचा करने या फिर वहां के खाने पीने में, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, एक बायो वेपन हो जाएगा। बायो वेपन मतलब उस केमिकल का यूज वहां के किसी स्कूल के खाने में मिक्स कर दिया तो वहां के 1000 बच्चे जो रहेंगे वो डिसेबल हो जाएंगे। फिर 1-2 महीने बाद फिर वहां के किसी होटल में फिर कहीं ऐसे केमिकल्स का यूज कर दिए, तो ऐसे करते करते वो कंट्री को एज अ बायो वेपन हरा सकते हैं। तो और वो जो चेंजेस रहते हैं वो परमानेंट भी हो सकते हैं, ऑफस्प्रिंग में भी आ सकते हैं, तो वो ऐसी कंडीशंस में वो म्यूटेशन हो जाएगा और वो नेगेटिव म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो म्यूटेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, ये दोनों चेंजेस अपीयर हो सकते हैं। दैट्स ऑल द रीजंस फॉर म्यूटेशन। आई होप आप लोगों को पैटर्नली म्यूटेशन के रिजल्ट समझ में आ गए। ठीक है, और इससे जितना भी आप लोग क्वेश्चन रिलेटेड होगा आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ठीक है, लगातार लेक्चर दे रहे हो तो हम बीच में फिर से 1 मिनट का ब्रेक लेना चाहेंगे, उसके बाद फिर हम आपको मतलब आप लोग को 1 मिनट या फिर कुछ ही टाइम में आपको हम दोबारा लेक्चर देते हैं। और अब जो लेक्चर रहेगा वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पे रहेगा, जिसमें टेट्रासोमी, नलसोमी, डाउन सिंड्रोम और 2-4 सिम्टम्स के बारे में बता के क्लास ओवर कर देंगे। ठीक है, 1-2 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, वीडियो ऑन है, माइक ऑफ।
ओके तो टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो टाइम 8:53 हो रहा है। देन बताना तो बहुत कुछ था क्योंकि लेक्चर को मतलब म्यूटेशन को ही हम काफी डिटेल में समझाया, कुछ रिटन काम नहीं करवाया, रिटन काम करवाया तो शायद लेक्चर थोड़ा शॉर्ट हो जाता। तो मतलब कंप्लीटली अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया खाली म्यूटेशन पे, तो थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा लंबा हो गया। अभी हमें बताना क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर जेनेटिक डिजीजेस के बारे में। जेनेटिक डिजीजेस का मतलब क्या, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, और उसके साथ सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन में जो भी चेंजेस आते हैं, एचबीएस और जो सेवेंथ वाला होता है वो मतलब रिप्लेस कर लेता है उन सब के बारे में। फिनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया जो होता है, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में पढ़ना था, पटाव सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सारी चीजें पढ़नी। तो देखिए हम बात करते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, ठीक है, लास्ट टॉपिक है बस, इसके बाद हम कुछ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और रिटन काम हम देख रहे हैं कल शायद कल शाम तक स्टार्ट करते हैं, नहीं तो परसों तो गारंटी रहेगी, परसों से हम रिटन काम स्टार्ट करेंगे। रिटन काम पहले जैसा नहीं होगा, तो हम ये टीचमेंट पे ही स्टार्ट कर देंगे, लेकिन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे पहले जो पावर पॉइंट के स्लाइड्स पे करते थे वो नहीं कर पाएंगे, तो टीचमेंट के स्लाइड्स पे ही करेंगे। थोड़ा स्लो रहेगा लेकिन नोट्स बनवाना जरूरी है, तो उसी पे अब हम आ जाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी तो हमने जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ा है, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात करते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एक आता है टेट्रासोमी। टेट्रासोमी मींस एडिशन। सीधी सीधी बात में समझ लीजिए कि इसमें क्रोमोसोम जुड़ेंगे। नलसोमी, नलसोमी मतलब जीरो, इसमें क्रोमोसोम घटते हैं, ठीक। अब इन सारी चीजों के बारे में ना मैं एक्सप्लेन उतना ज्यादा ना करके हम आते हैं डायरेक्ट सिंड्रोम पे। ये सिंड्रोम से आप अच्छे समझ सकते हैं, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। देखा जाए तो जो सिंड्रोम होते हैं, सिंड्रोम दैट्स अ कॉज मतलब दैट्स अ डिसऑर्डर ऑफ अ सर्टेन hormones in our body or certain chromosomes in our body, that's the reason of syndrome. It means to say that हमारे अंदर यदि कोई हार्मोनल परिवर्तन या फिर कोई गुणसूत्रीय परिवर्तन जो कि हमको अलग दिखाता है, हमें अलग कर देता है, या फिर हमारे अंदर कोई परिवर्तन ला देता है, दैट्स कॉल्ड सिंड्रोम। फॉर एग्जांपल अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 इन सॉरी 46, 23 नहीं लेते, 23 पेयर रहता है, 46, ठीक है। तो इसमें जो 21वां गुणसूत्र रहता है डाउन सिंड्रोम में, ठीक है, जो 21वां गुणसूत्र रहता है, 21वां गुणसूत्र रहता है, वो क्या हो जाता है, वो कॉपी हो जाता है। कॉपी होने के बाद, कॉपी होने का मतलब ये है कि हम 1 2 3 डॉट 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 काउंटिंग लिखे कहां तक, 21 से। अब 21 के बाद फिर हम दोबारा 21 लिखे, 22, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं, डॉट 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 19 20 21 22 22 23 डॉट 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 46। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने थे, 46। 1 2 3 से पूरी सीरीज चली जा रही है 46 तक। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जो 21 वाला क्रोमोसोम है वो दो बार कॉपी हो गया, ठीक है। दो बार कॉपी हो गया तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 47 हो गए, ठीक है। देन दैट्स कॉल्ड डाउन सिंड्रोम। इससे क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है मंदबुद्धि, जीभ का टेढ़ा मोटा होना, तालू का ऐसे कटा होना, और मतलब जीभ का मोटा और तालू मतलब ये जो नीचे का होता है ये चिपका रहता है, और ये वाला जो ऑर्गन है जैसे ऐसे कह सकते हैं चिप मतलब टंगा रहता है। उसके बाद जो माइंड होता है वो लेट वर्क करता है, फिर माइंड वर्क नहीं करता, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो कम होते हैं। डाउन सिंड्रोम की बात होती है, ठीक है। मिटाने वाला एक सेकंड, ठीक है। तो ये रिजल्ट होगा, ये रिजल्ट सामान्यतः मतलब नॉर्मल एरिया में कुछ जगह मतलब, क्योंकि जितने भी सिंड्रोम से नॉर्मली आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ यूनिक पर्सन होगा, तो ऐसे लोग आपको देखने को मिल सकते हैं। डाउन सिंड्रोम के बारे में हमने जो बताया, तो इसमें जो सिम्पटम्स होते हैं, बॉडी टेढ़ी मेढ़ी होती है, जीभ जो होती है वो चिपकी रहती है, टेढ़ी रहती है, जो ऊपर का ये होता है ये ज्वाइंट रहता है, ठीक है। और ज्वाइंट रहने के साथ ऑपरेशन से इसको सही करवाया जाता है, हालांकि उसके साथ जो माइंड रहता है वो कम वर्क करता है। तो ये सारे सिम्पटम्स इसके दिखते हैं। डाउन सिंड्रोम के नोट्स बनवाएंगे तो ये सारे सिम्पटम्स लिखवाएंगे, और क्रोमोसोम्स के बारे में भी लिखवाएंगे, अभी नोट्स हम बनवा लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक। ये हो गया हमारा डाउन सिंड्रोम। और ऐसे लोग सामान्यतः एक मतलब एक जगह पे, दो जगह पे, एक दो या फिर चार लोग देखने को मिल सकते हैं, ठीक। डाउन सिंड्रोम के बाद अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं, देखा जाए तो अब कौन सा बताएं, क्लिनोफिल्टर भी है, टर्नर भी, क्लिनोफिल्टर बता देते हैं, ठीक है। डाउन सिंड्रोम में इसको कहा जाता है लैंग डाउन सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक है। मतलब इसका अदर नाम भी जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो तुमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो यही ऐसा है।
ठीक है, तो इस स्टेज के बारे में हम नहीं बता रहे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्लीनोफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, क्लीनोफिल्टर सिंड्रोम। क्लीनोफिल्टर सिंड्रोम की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने कितने होते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47 होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47। तो इसमें होता क्या है, कौन सा क्रोमोसोम चेंज होता है, 44 फिक्स्ड रहते हैं, 45 वाला एक्स रहेगा, मतलब सॉरी ये सर्टेन नहीं है, बस हम जेनेटिक क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, या फिर कह सकते हैं जो क्रोमोसोम सेक्स डिटरमिनेशन के रिस्पांसिबल होते हैं, हम उनकी बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 44 प्लस एक्स प्लस 1। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी क्रोमोसोम्स कॉपी होता है, पर इसमें कौन सा क्रोमोसोम कॉपी हो रहा है, एक्स वाला 2 बार आ गया है। तो अब इसमें क्या है, पहले तो नॉर्मली क्या है, एक्स वाई, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, एक्स वाई मतलब ये क्या होगा, मेल होगा। एक्स वाले क्रोमोसोम डबल हो गए तो मतलब फीमेल के भी कैरेक्टर रहेंगे। तो जो लोग मतलब ऐसे कह सकते हैं, या फिर सॉरी, मतलब इसमें क्या लक्षण दिखेंगे कि दाढ़ी मूछें आएंगी, वक्ष भी निकला रहेगा, वक्ष मतलब बस मतलब ब्रिश ग्रो करेंगे, दाढ़ी मूछ भी ग्रो करेगी, उसके साथ जो जेनिटल ऑर्गन रहेंगे वो मेल के फॉर्मेशन होंगे, पर उसमें कुछ के मतलब मेल ऑर्गन्स मेल फंक्शनिंग वर्क करते हैं। मेल फंक्शन का मतलब क्या है कि थोड़े से एरर होते हैं पर वर्क करते हैं, या फिर कुछ लोग कंप्लीटली एरर होते हैं, या मतलब एक क्लियर वर्ड बताएं तो ऐसे लोग जो किन्नर लोग होते हैं, ठीक है, जो वो लोग होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि 44 प्लस एक्स प्लस वाई है। ठीक है, एक्स प्लस एक्स मतलब उनके अंदर फीमेल के कैरेक्टर्स होंगे, उनके अंदर जो हार्मोनल एक्टिविटी होगी वो भी फीमेल्स की होगी। ठीक है, उनके जो जेनिटल ऑर्गन्स होंगे वो फॉर्म तो होंगे, कुछ में फंक्शंस करते हैं, एरर होते हैं। ठीक है, मतलब कुछ में काम करते हैं लेकिन थोड़ा सा रुक के, या फिर उनके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होता है, बस जो ऑर्गन्स रहते हैं वो कंप्लीटली वर्क करते हैं, या फिर कुछ के अंदर वो भी वर्क नहीं करते हैं। ब्रेस्ट कंप्लीटली साइज में इंक्रीजमेंट होते हैं, ब्रेस्ट की साइज बढ़ने के साथ साथ दाढ़ी मूंछ भी आए रहते हैं, अर्थात उनके अंदर लड़की तथा लड़के दोनों के गुणसूत्र दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। जब लड़कियों के लक्षण है और लड़कों के लक्षण है तो वो लिस्ट में आ जाएंगे। क्लीनोफिल्टर सिंड्रोम उनके अंदर कौन सा डिसऑर्डर हो, उनके अंदर 47 क्रोमोसोम्स होंगे, 44 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर देखा जाए तो इसके अंदर अभी और भी कंडीशन बनती है। अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम गायब हो जाता है, एक्स प्लस वाई होना चाहिए या फिर एक्स प्लस एक्स होना चाहिए, बट ये दोनों ना होके इसके जगह रिप्लेस हो जाता है एक्स ओ से। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम में ऐसा होता है। तो टर्नर सिंड्रोम में एक्स वाला कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब वो लड़की होगी, और ओ वाला है तो मतलब वो लड़की कैसी होगी, बाज होगी, स्टेराइल होगी, उसको कभी मां नहीं बन सकती, वो बनने के कोई चांसेस ही नहीं है। तो एक ऐसी स्थिति बन गई, एक ऐसी स्थिति बन गई, इसके साथ एक ऐसी कंडीशन भी बन सकती है। ऐसी कंडीशन बनेगी तो इसका कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। उसके साथ मतलब अगर साइड बुक के अकॉर्डिंग या फिर मेडिकल के डीप नॉलेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 5 6 या फिर 7 8 कंडीशन बन सकती है, जिस हिसाब से क्रोमोसोम्स की त्रुटि होगी वैसे। ठीक है, बट अगर वैसा नहीं देखा जाए तो मतलब अगर वैसा नहीं देखा जाए, कुछ इयर्स में ऐसी कंडीशंस भी देखी गई थी और वो शायद आर्टिफिशियली की गई थी, एक्स एक्स वाई वाई वाली। ठीक है, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है बट आर्टिफिशियली इसे पॉसिबल किया जा सकता है। तो अलग अलग चीजों से अलग अलग मतलब फॉर्मेशन हो सकता है आर्टिफिशियली। नेचुरली देखा जाए तो नेचुरली सिर्फ हमें 2 कंडीशंस पढ़नी है, दैट इज क्लिनोफिल्टर, एंड क्लिनोफिल्टर के साथ कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम है। नोट्स बनवाएंगे तो सारे सिम्टम्स लिखवा देंगे, क्या क्या चेंजेस निश्चित रूप से पाया जाता है और क्या क्या चेंजेस अनिश्चित रूप से पाए जाते हैं, उसके साथ इन एब्रिविएशंस का क्या मतलब है, क्या मतलब नहीं है, वो सारी चीजें आपको नोट्स में बच्चे बताएंगे। फिलहाल यही आपको अगर बताएं तो क्लीनोफिल्टर सिंड्रोम में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 है, जिसमें 44 प्लस एक्स प्लस वाई होता है, अर्थात इसमें एक क्रोमोसोम जो बढ़ रहा है वो एक्स का बढ़ रहा है। ये कंप्लीट मेल तो था, मेल के साथ इनके अंदर फीमेल के भी लक्षण आ गए। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम में ये फीमेल तो है, फीमेल के साथ इनके जो सेकंड वाला फीमेल क्रोमोसोम यानी यहाँ पर एक्स रहता है तो वो फीमेल होती है, वाई रहता है तो वो मेल होती है, लेकिन एक एक्स वाला है मतलब ये हाफ फीमेल का रोल करके, तो इनके ये मतलब ये लोग फीमेल होते हैं, ये लोग लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, लेकिन कैसे होती है, स्टेराइल होती है। स्टेराइल मतलब कैसे होती है, बांझ होती है। तो एक ये कंडीशन भी बनती है। ठीक है, तो ये जो 2 कंडीशंस होती है ये भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के पीछे मतलब हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ही आते हैं। इन सब के बारे में हमें आगे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है,
कल हो सके तो इन्हीं सारे डिजीजेस पे लेक्चर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसके साथ टाइम को देखते हुए हम क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। आप लोग ये आज, क्योंकि आज जो लेक्चर था वो कंप्लीट लेक्चर था, इसमें हम कोई भी थ्योरी कॉन्सेप्ट नहीं दिखाए, बोर्ड का बहुत कम यूज किए हैं। अब तक देखा जाए तो सबसे ज्यादा कम बोर्ड का यूज हम आज ही किए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होगा या फिर कोई भी कंडीशंस होंगी जो आपको नहीं समझ में आएंगे तो आप उनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसी के साथ आज का क्लास ओवर होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।